हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 13 जुलाई और 13 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम द हिंदू, दैनिक जागरण, पीआईबी और भी अदर्स जो न्यूज़पेपर होते हैं जिनमें जो करंट अपडेट आती है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है, उन सभी को हम यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ इसके व्याख्या की भी बात करेंगे, ताकि जो भी इससे रिलेटेड यदि किसी भी टॉपिक जो भी हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड यदि और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर लो। ठीक है, सो आप में से जो भी इस चैनल पे नया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करते वक्त आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास तक उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, अब हम बात करें कल की अभ्यास प्रश्न की, तो हमारा कल का अभ्यास प्रश्न था, बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डैन किस देश से हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो पहला था जापान, दूसरा था ताइवान, तीसरा था दक्षिण कोरिया और चौथा था चीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा चीन। जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं लिन डैन, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है, जो कि किस देश के थे, चीन के। ठीक है, आप में से कई सारे लोगों ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया था, और भी जो लोग नहीं देते हो, आप लोग देखते हो तो प्लीज़ कोशिश किया करिए आंसर देने की, क्योंकि ऐसे किसी भी दिन का जो भी अभ्यास प्रश्न रहता है वो नहीं रहता जो हम पढ़े ना हो। ठीक है, यानी कि जिसको हम सॉल्व कर चुकते हैं वही अभ्यास प्रश्न में रहता है। तो यदि आप अच्छे से वीडियो देखते हो तो ऐसा किसी दिन का क्वेश्चन नहीं होता है जो आपसे ना बने। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग कोशिश किया करो, और बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो दूसरे दिन तो उसका राइट आंसर पता ही चल जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें इसके थोड़ा सा व्याख्या की। यदि हम बात करें तो चीन के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डैन ने 4 जुलाई को बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है। डैन सर्वकालिक महान बैडमिंटन खिलाड़ियों की श्रेणी में शामिल हैं। उन्होंने अपने करियर में बैडमिंटन के 9 प्रमुख खिताब जीते हैं, जिसमें विश्व चैंपियनशिप के 5 स्वर्ण पदक शामिल है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो इसमें पहला है लियो वराडकर, दूसरा है माइकल मार्टिन, तीसरा है माइकल डी हिंगिस और हमारा चौथा है मैरी रोबिन्सन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल मार्टिन। यहाँ पे यदि हम इसकी व्याख्या की बात करें तो माइकल मार्टिन को आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। आयरलैंड की संसद ने निचले सदन की विशेष बैठक में 27 जून को डबलिन में हुए मतदान में उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया है। मार्टिन के पक्ष में 93 मत, जबकि उनके खिलाफ 63 मत डाले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी आयरलैंड के हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री चुने गए हैं उनका नाम क्या है, माइकल मार्टिन है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। सरकार ने सुरक्षा कारणों से देश में चल रहे 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। निम्न में से कौन सा ऐप इस सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, तो जो अभी गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में 59 मोबाइल ऐप में जो चीनी ऐप्स थे उन पे प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो इनमें से ऐसा कौन सा ऐप है जो इसमें शामिल नहीं है इस सूची में। तो यहाँ पे सबसे पहला है जूम ऐप, दूसरा है क्लैप फैक्ट्री, तीसरा है शेयर इट और हमारा चौथा है टिकटॉक। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे ये तीन है, ये तीनों ही चीनी ऐप्स थे, यानी कि इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है, लेकिन जो जूम ऐप है उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जूम ऐप। यहाँ पे क्या बात की गई है कि जो सुरक्षा कारणों से देश में चल रहे 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा है, उनमें से कौन सा ऐप शामिल नहीं है। ठीक है, यानी कि जूम ऐप शामिल नहीं है, बाकी की ये 3 ऐप उसके चीन के ही ऐप है जिनमें प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके बाद हम इसकी व्याख्या की बात करें तो सरकार ने देश में चल रहे 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसकी घोषणा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 29 जून को दी। 29 जून को की देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा को ध्यान में रखते हुए इन ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें अधिकतर चीनी मोबाइल ऐप हैं। ठीक है, जितने भी ये ऐप हैं चीनी मोबाइल ऐप्स ही हैं, जितने 59 के 59 हैं, क्योंकि भारत और जो चीन की लड़ाई चल रही थी, अभी गलवान घाटी में हमला किया है, उसी के बाद ये सारी जो कदम उठाए गए हैं तो उसके बाद ही उठाए गए हैं। ठीक है,
उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी 2020 के वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक यानी कि ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट है कि इस सूचकांक में भारत ने पिछले सूचकांक की अपेक्षा अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। हमारा दूसरा स्टेटमेंट है कि ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शीर्ष 3 देशों में शामिल हैं। और हमारा तीसरा स्टेटमेंट है कि इस सूचकांक में भारत 34वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हो जाएगा केवल 1, दूसरा हो जाएगा केवल 2, तीसरा हो जाएगा केवल 1 और 3, और हमारा चौथा है 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर चारों ही सही होगा, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। तीनों ही स्टेटमेंट क्या होंगे, राइट होंगे। यानी कि बात करें तो जो अभी सूचकांक जारी की गई है, इस सूचकांक में भारत ने पिछले सूचकांक की अपेक्षा अपनी रैंकिंग में क्या किया है, सुधार कर लिया है। ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शीर्ष 3 प्रदेशों में शामिल हैं। और उसके बाद बात करें तो इस सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो कितनी है, 34वें नंबर पे। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट राइट है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। यदि हम इसके व्याख्या की बात करें तो वर्ष 2020 का वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक यानी कि ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 हाल ही में जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत ने अपनी रैंकिंग में 1 अंक का सुधार करते हुए 34वें स्थान पर रहा है। रियल एस्टेट बाजार से जुड़े नियामकीय सुधार, बाजार से जुड़े बेहतर आंकड़े और हरित पहलों के चलते देश की रैंकिंग में सुधार हुआ है। वैश्विक रियल्टी पारदर्शिता सूचकांक 2020 में ब्रिटेन पहले पायदान पर रहा है। इसके बाद क्रमशः अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और कनाडा देश शीर्ष 5 देशों में शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले स्थान पे यदि बात करें तो ब्रिटेन है, उसके बाद है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और कनाडा, ये सिर्फ 5 देशों में शामिल है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह गेहूं या चावल मुफ्त दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला है कितना दिया जाता है, 2.5 किलोग्राम, दूसरा है हमारा कि 3.5 किलोग्राम, और चौथा है 4 किलोग्राम, और पांचवा है 5 किलोग्राम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5 किलोग्राम। इसके व्याख्या की यदि हम बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 5 महीने और बढ़ाने को 8 जुलाई को मंजूरी दे दी है। ठीक है, देश के करीबन 80 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और प्रत्येक परिवार के लिए 1-1 किलोग्राम चना मुफ्त दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक जो था कि अभी जो कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे किया गया था कि इनको दो महीने की छूट थी, लेकिन अब 5 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया जाना है, 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और प्रत्येक परिवार को 1 किलो चना दिया जाना है। ठीक है, फ्री में। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने निम्न में से किसे चेचक और खसरा के उन्मूलन वाले देशों की सूची में शामिल किया है। तो इसमें पहला है श्रीलंका, और दूसरा स्टेटमेंट है मालदीव, तीसरा है भूटान। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताना कौन कौन से देश ऐसे हैं। तो इसमें से केवल 2, और दूसरा है हमारा कि 1 और 2, तीसरा है 2 और 3, और हमारा चौथा है 1, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी कि श्रीलंका और मालदीव को क्या किया है, WHO के द्वारा जो चेचक और खसरा के उन्मूलन वाले देशों की सूची में शामिल कर दिया गया। ठीक है, अब बात करें इसकी व्याख्या की यदि हम, तो मालदीव और श्रीलंका ने चेचक और खसरे के उन्मूलन का हासिल कर लिया है। ये घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने चेचक और खसरा के उन्मूलन के लिए क्षेत्रीय पुष्टिकरण आयोग की 5वीं बैठक के बाद की है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है इनका नाम भी पूछ लिया जाए कि किसने घोषणा की है। तो डॉक्टर
पूनम खेत्रपाल, ठीक है। और WHO के बारे में हमने अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले ही बात कर चुके हैं और इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से भी जाके इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जितनी भी हमारे इंटरनेशनल या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है, आपके प्रत्येक एग्जाम में। इसलिए आप इसको भी अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या फैक्ट्स और बन सकते हैं, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब होती है और इसके जो अभी हेड है वो कौन है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी है कि अभी WHO में हाल फिलहाल में इसका जो हेड है वो कौन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई अखिल भारतीय केंद्रीय योजना कृषि अवसंरचना कोष यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी दी है। इसके द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट है जो किसानों को, दूसरा है कृषि उद्यमियों को और तीसरा है फसलों के न्यूनतम मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट राइट हैं। तो पहला है केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 1 और 3 और हमारा चौथा है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल 2, ठीक है, यानी कि कृषि उद्यमियों को। इसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई अखिल भारतीय केंद्रीय योजना कृषि अवसंरचना कोष यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत देश में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से किसान उत्पादक संगठनों यानी कि FPO, स्टार्टअप्स, प्राथमिक कृषि साख समितियों, कृषि उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो इसके तहत क्या क्या किया जाना है, जो किसान उत्पादक संगठनों यानी कि FPO, स्टार्टअप्स, प्राथमिक कृषि साख समितियों और कृषि उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। यानी कि कृषि उद्यमियों को के अलावा यहाँ पे जो और भी ये दिए हुए हैं आपको स्टार्टअप्स, प्राथमिक कृषि साख समितियों, तो ऑप्शन में ये भी यदि दे दिए जाते हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि ये सारे जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं इनको मंजूरी दी गई है, ठीक है। लेकिन हमारे राइट आंसर जो था उसमें क्या था कि कृषि उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी गई है, लेकिन यहाँ पे और भी हैं जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जिसे जून 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो पहला है भारत, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है पाकिस्तान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। उसके बाद हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जून 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC ने यह निर्णय किया है। यह टूर्नामेंट सितंबर 2020 में आयोजित किया जाना तय किया गया था। इस बार एशिया कप टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान को करनी थी, ठीक है। जो 2020 में होना था तो पाकिस्तान को करनी थी, लेकिन सुरक्षा कारणों के बाद में इसे श्रीलंका में कराना तय किया गया था, ठीक है। उसके बाद पहले तो पाकिस्तान को दिया गया था इसकी मेजबानी का जो भी अधिकार था, लेकिन फिर सुरक्षा कारणों के चलते श्रीलंका को दे दिया गया था। अब 2021 में भी कौन करेगा, श्रीलंका ही करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था कि जो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जिसे जून 2021 तक स्थगित कर दिया गया, ठीक है। यानी कि अब ये जो किया जाएगा श्रीलंका में किया जाएगा। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चन बताओगे श्रीलंका की कैपिटल क्या है अभी, ठीक है। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप्स नीति 2020 को मंजूरी दी है। तो पहला है झारखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है। यह मंजूरी 8 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक दी गई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, रीवा में हाल ही में एक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है।
इस परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि रीवा में हाल ही में एक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से या से कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हमारा है, इसे रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड यानी कि RUMSL ने विकसित किया है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा है कि इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 750 मेगावाट है। और हमारा तीसरा स्टेटमेंट है कि इस परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 16 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन को रोका जा सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है हमारा कि केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 1 और 3, और हमारा जो चौथा चौथा ऑप्शन है 1, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों ही, यानी स्टेटमेंट इसके राइट है। और ये राइट कैसे है, क्योंकि रीवा, इसे क्या किया गया है कि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने विकसित किया। ठीक है, उसके बाद बात करें तो जो इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 750 मेगावाट है और इस परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 16 लाख, ठीक है, यहाँ पे अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 16 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन को रोका जा सकेगा, क्योंकि जो सोलर ऊर्जा है तो हमें सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसका सबसे बड़ा यहाँ पे रीवा में प्लांट लगाया गया है। ठीक है, उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के रीवा में 10 जुलाई को एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इस सौर ऊर्जा पार्क को मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड यानी कि MPUVNL और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SECI के संयुक्त उपक्रम रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड यानी कि RUMSL ने 1590 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया गया है। पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो रीवा सौर परियोजना से प्रतिवर्ष 15.7 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन को रोका जाएगा, जो 2 करोड़ 60 लाख पेड़ों को लगाने के बराबर है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रतिवर्ष 15.7 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका जाएगा, जो कि 2 करोड़ 60 लाख पेड़ों के लगाने के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, याद तो सभी रखना है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा ये जो सोलर प्लांट बना है वो पूरे एशिया का है। ठीक है, हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं, तो एशिया का ये सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, अपने देश का नहीं, MP का नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पे पहला है इंद्रमणि पांडे, दूसरा है हर्षवर्धन श्रृंगला, तीसरा है विजय गोखले और हमारा चौथा है अनुराग श्रीवास्तव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, सो जो भी वीडियोज देखा होगा तो आई होप कि आप सभी से इसका राइट आंसर बन जाएगा और इसका आंसर आप लोग बताओगे भी। ठीक है, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो आप सभी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है और यदि नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना है। ठीक है, लेकिन कुछ करना जरूर है। ठीक है, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।